મહત્વના સમાચારની તો ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધિવેશનમાં અમિત શાહે કહ્યું કે એક અઠવાડિયામાં કેન્દ્ર સરકારે બે મહત્વના નિર્ણય લીધા છે। જીએસટીમાં વેપારીઓને રાહત અને 10% આર્થિક અનામતનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। આખી દુનિયામાં મોદી જેવા નેતા નથી તે વાત અમિત શાહે કરી છે। સરકાર ગોળીનો જવાબ ગોળીથી આપે છે। इसके बाद भी ये बोलते ही जा रहे हैं। मुझे एक भले आदमी ने कहा कि साहब आप उनका फ्रस्ट्रेशन नहीं समझते। मैंने बोला क्या फ्रस्ट्रेशन है भाई? कि उनका फ्रस्ट्रेशन है कि 5 साल समाप्त होने आए, मोदी जी पर फौरी प्रकार का भी आरोप नहीं लगाएंगे तो चुनाव में कैसे जाएंगे, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। मित्रों, मेरा आप सभी को कहना है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से शासन चलाया, हर रक्षा सौदे को दलाली का साधन बनाया, आज उनके मिशेल मामा पकड़े जाते हैं तो पसीने पसीने हो छूट जाते हैं। मिशेल मामा ने क्या बोल दिया होगा, क्या बोल दिया होगा। कोत्रोची अंकल उनके घर में जाते थे। मैं उनको याद कराना चाहता हूं, आपकी 4 पीढ़ियों के भ्रष्टाचार का एक बार हिसाब किताब करिए, न हो तो मेरे भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का कार्यकर्ता कांग्रेस अध्यक्ष जी आपको भेज देगा आपकी सहायता के लिए। आपका पूरा इतिहास घपलों, घोटालों, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और आप हमारे सरकार पर आरोप लगा रहे हो। अभी अभी चालू किया है। नीरव मोदी क्यों भाग गया? विजय माल्या क्यों भाग गया? मेहुल चोकसी क्यों भाग गया? राहुल बाबा, आप हमें पूछते हो कि नीरव चोकसी, अरे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और माल्या क्यों भागे? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जमाने में क्यों नहीं भागते थे? मित्रों, आप सबको मालूम होना चाहिए, ये सारी लोन कांग्रेस के जमाने में दी है, मगर उनको भागने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके भागीदार सत्ता पर बैठे थे। चौकीदार सत्ता पर आया, डर पैदा हुआ और बाहर भागे। जब तक मित्रों, देश की जनता भी आपकी तरह मोदी 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 कर रही है। यही सफलता है हमारी 5 साल की सरकार की। मित्रों, ये सारे लोग जो भागे हैं, मित्रों ये सारे लोग जो भागे हैं, मित्रों ये सारे लोग जो भागे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश के 100 करोड़ मतदाताओं को आश्वस्त करने आया हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार में किसी की भागीदारी नहीं है। चौकीदार सब चोरों को पकड़कर लाएगा, समय का ही बस अब सवाल है। हमने कानून ऐसे बनाए हैं, हमने कानून ऐसे बनाए, वो भाग ही नहीं सकते, और भाग सकेंगे, भाग भी गए तो जितना पैसा देश का खा गए हैं वो उल्टी कर कर वापिस देश में डालना पड़ेगा। इस प्रकार के कानून भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने लगाए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े काम किए हैं। कृषि के अंदर कई सालों से एक मांग थी कि किसानों को 1.5 गुना अपनी फसल का दाम मिलना चाहिए। 2006 से रिपोर्ट आकर पड़ी थी, कांग्रेसियों के माथे पर जू नहीं रही थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक फैसला किया, रबी और खरीफ दोनों फसलों को अपनी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का फैसला ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार फैसला करे हुए 6 महीना हुआ है। दुनिया को मालूम है और सवाल उठाए जा रहे हैं, ये छूट गया, वो छूट गया। मैं राहुल बाबा एंड कंपनी को चैलेंज देना चाहता हूं, शरद पवार जी को भी चैलेंज देना चाहता हूं। आपके समय में आपकी सरकारों ने खरीदा हुआ किसान का उपज, उसका मूल्य, इसके किलोग्राम में संख्या
किसी भी पैरामीटर से नरेंद्र मोदी सरकार के साथ तुलना करो, 8 गुना ज्यादा खरीदी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप कभी जिस क्रॉप के बारे में सोचते नहीं थे, बाजरा हो, मक्का हो, दलहन हो, तिलहन हो, रागी हो, इस प्रकार के क्रॉप के बारे में सोचा नहीं था। इसको भी 1.5 गुना भाव समर्थन मूल्य देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मगर मित्रों, 17-18 क्रॉप गेहूं और धान में कहीं फरियाद नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने और भी शुरुआत करी है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, हमने भी शुरुआत करी। मगर कुछ क्रॉप ऐसे हैं जिनकी खरीदी की व्यवस्था, भंडारण की व्यवस्था, क्रय की व्यवस्था, विक्रय की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था करने में 1 साल जाता है। और आप हमें सवाल पूछ रहे हो? आपने तो भाव भी नहीं दिए थे, आपने तो दाम भी नहीं बढ़ाए थे। हमने दाम भी बढ़ाए, खरीदी भी करी, और जो छूट गया है वो मोदी जी चुनकर आने के बाद फिर से समाप्त करने वाले हैं देश के किसानों। मित्रों, चाहे कृषि हो, एक प्रस्ताव आने वाला है, मैं ज्यादा विगत में नहीं बोलूंगा। चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, आदिवासी हो, अगड़ा हो, युवा हो, महिला हो, ये सारी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनके भले के लिए, इनके विकास के लिए तेज गतिविधियां करी है। चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एविएशन हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट, चाहे नदी के अंदर जलमार्ग बनाना हो, चाहे दरिया के अंदर नए पोर्ट बनाने हो, हर जगह हमने विकास की एक गति बढ़ाई है। और अभी अभी जिनका हमने मोदी जी के लिए समर्थन किया, मित्रों, अगड़े बच्चे, अगड़े युवा 30-40 साल से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। समाज के अंदर एक वर्ग हो गया जिनके पास ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है, अलग कमरे में बैठकर परीक्षा की तैयारी करने की व्यवस्था नहीं है, घर में लाइट नहीं है, मगर उनको आरक्षण नहीं मिलता था, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने अगड़ा समाज के युवाओं के लिए नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण कर बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। और ये कहते हैं श्रीमान कपिल सिब्बल कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हो। कपिल सिब्बल साहब, कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, आपने भी यह वादा किया था, तो क्या जनता को मूर्ख बनाने के लिए किया था क्या? जब हम कर रहे हैं तो विरोध करना है, और आप में करने का दम नहीं है। इस प्रकार से राजनीति नहीं चलती है, इस प्रकार से राजनीति नहीं चलती। मित्रों, देश की अर्थव्यवस्था 2014 में 9वें नंबर पर छोड़कर गए थे। अटल जी के बाद एक पायदान भी नहीं बढ़े। 5 ही साल में 9वें नंबर पर से 6ठे नंबर पर आए हैं, और परिणाम घोषित होने के पहले 5वें नंबर पर पहुंचने की पूरी संभावनाएं हैं। ये हमारा दुनिया में अर्थतंत्र की तालिका में भारत का अर्थतंत्र 5वें 6ठे नंबर पर पहुंचे, ये हमारे लिए गौरव की बात है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थतंत्र आज हम बनकर खड़े। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के सारे पैरामीटर्स 4 कॉर्नर के अंदर है। और महंगाई के लिए आनंद शर्मा जी और राहुल बाबा बोलते थे, महंगाई के लिए किसी भी चौराहा तय कर लो, बड़े आदमी को आने की जरूरत नहीं है। मेरा युवा मोर्चे का अध्यक्ष आपसे बहस करने के लिए तैयार है कि महंगाई हमने कितनी कम करी। एक 5 साल तक गिने चुने मौके छोड़कर हमने महंगाई को काबू लिया है मित्रों। और मैं मानता हूं, बैंकों की बैलेंस शीट को स्वच्छ करने का जो अभियान लिया है, मैं देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को अभिनंदन देना चाहता हूं कि हम सरकार चलाने के लिए नहीं आए हैं, हम देश को सुधारने के लिए आए हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, देश के अर्थतंत्र को गति देने के लिए। मित्रों, अभी मोदी जी का भी भाषण है कल। मित्रों, लोक भागीदारी,
ऐसी समस्या है जो आजादी से नासूर बनी हुई। वो समस्या को कैसे करना सरकार अकेली नहीं कर सकती। मोदी जी ने ऐसे कार्यक्रम दिए और बहुत सारी समस्या को एड्रेस करने की शुरुआत की। मैं 3 बात जरूर कहना चाहता हूं। गांधी जी के बाद स्वच्छता कोरा नारा था। मोदी जी ने स्वच्छता को देश का अभियान बनाया और आज देश स्वच्छता की ओर अग्रसर बना है। गंगा के लिए आज कह सकते हैं कि गंगा के पानी के शुद्धिकरण की तेजी से शुरुआत हो रही है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, कुंभ में जाकर प्रयागराज में डुबकी लगाइए। शुद्ध और निर्मल मां गंगा के पानी के अंदर आपको डुबकी लगाने का पुण्य मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसी सरकारों ने इसको हाथ में नहीं लिया। आज से नहीं 9 साल से मोदी जी कड़ी धूप में प्राथमिक शाला में जाकर गरीब की, आदिवासी की, दलित की बेटी को क ख घ लिखाने की शुरुआत करते हैं और ये देश में अभियान चल पड़ा है। मित्रों, एक मां अगर पढ़ी लिखी होती है तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है। ये मोदी जी के मान्यता के अनुसार बेटी को बचाना और बेटी को पढ़ाना, दोनों विषयों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया है। कई ऐतिहासिक निर्णय किए। कई सरकारें साहब 30 साल चलती है तब 4-5 ऐतिहासिक फैसले ले सकते। ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ऐसी है कि जो 5 साल चली है 50 से ज्यादा ऐतिहासिक फैसले दर्ज करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। सिख नरसंहार हुआ, सब जानते हैं इसके पीछे कौन था। अब अदालतों ने सर्टिफाई किया, कुछ नहीं हुआ। भाजपा की सरकार बनी, हमने एसआईटी बनाई, एसआईटी ने काम शुरू किया, पीड़ितों को 5 लाख का मुआवजा दिया और इतने सालों से मुक्त घूमने वाले लोगों को जेल की कोठरी में बंद करने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। जिस प्रकार से नृशंस हत्याएं हुई थी, इतने लंबे समय के बाद 2500 से ज्यादा सिख परिवारों को आज न्याय मिलने का सौभाग्य नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई। एनआरसी लाए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी लेकर आए हैं। मैं ऐसा करता हूं, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में पार्टीशन के वक्त जो हिंदुओं की, क्रिश्चियनों की, जैनों की, बुद्धों की, सिखों की जनसंख्या थी, इसमें तेजी से गिरावट आई। क्यों आई? क्योंकि के साथ समानता से व्यवहार नहीं हुआ, प्रताड़ना हुई, धार्मिक अपमान हुआ, शोषण किया गया, सामाजिक अपमान हुआ। वो बेचारे शरण में भारत में है, उनको भी घुसपैठिया मान लिया गया। कोई कानून नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है मित्रों कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन और हिंदू जितने भी शरणार्थी बनकर आए हैं वो सारे हमारे मेहमान हैं। हम उनको सिटीजनशिप देने का फैसला ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, फैसला ऐसा है सदियों में एक बार होता है। एक्ट लाकर सिटीजनशिप एक्ट को सुधारना, 15 साल तक किसी की राह देखने की जरूरत नहीं है। तुम आ गए, अपने देश में आए हो, अब नागरिक बनके समकक्ष समर्थता के साथ जियो। इस प्रकार का बात। ट्रिपल तलाक, हज सब्सिडी, नोटबंदी, जीएसटी, ढेर सारे फैसले, बहुत बड़ा एक प्रकार का परिवर्तन देश के अंदर लाने का काम किया है। और जब ये फैसलों के लिए हमारे मीडिया के मित्र कहते हैं कि इसका विरोध होगा, इसका ये होगा, इसका वो होगा, इसका विरोध हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लिए हैं। लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले हमने दृढ़ता के साथ किए। चुनाव जीतने के लिए हम राजनीति के अंदर नहीं है। हमने जो फैसले लिए हैं देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए किए हैं और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 125 करोड़ देशवासियों को आज भी नरेंद्र मोदी जी पर जो भरोसा था वो अक्षुण्ण है, बल्कि बढ़ा है, आगे बढ़ा है। मित्रों, सुभाष बाबू को भुला दिया गया। 35,000
65,000 जो पुलिस जवान मारे गए, उसको उनके लिए स्मारक बनाया गया। अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों को सुभाष, शहीद और स्वराज नाम देकर पहली बार एक परिवार के वर्तुल से अपने सम्मानीय नेता को बाहर निकालने का काम किया। करतारपुर साहिब कॉरिडोर, सब अभिनंदन देते हैं मोदी जी को, कांग्रेसी भी देते हैं अभिनंदन। मैं पूछना चाहता हूं, करतारपुर साहिब कितना दूर है हिंदुस्तान की सीमा से? कितना दूर है? ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर दूरबीन से दिखता है। जब विभाजन किया, आप सत्ता में थे, करतारपुर साहिब क्यों छोड़ दिया? देश के करोड़ों लोग ये सवाल पूछ रहे थे, उस वक्त करतारपुर साहिब भारत में क्यों नहीं ले आए? आप नहीं ले आए। मगर आज जिसको भी करतारपुर साहिब पर मत्था टेकना है, मोदी जी ने कॉरिडोर की व्यवस्था कर कर करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक उज्जवल मौका दिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, देश के करोड़ों किसानों के पास से उपयोग किया हुआ लोहा 2013 से इकट्ठा करना शुरू किया और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत को जिसने एक माला के अंदर पुरा, वो लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाकर विश्व के सामने सरदार पटेल को रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। मैं उनका दुख समझ सकता। एक परिवार के अलावे कभी वो किसी का महिमा मंडन नहीं करे हैं, मगर देश ऐसे नहीं चलते हैं। ढेर सारे तेजस्वी ताले अगर एक नभ के अंदर इकट्ठा होते हैं तो सूर्य के बगैर भी नभ दैदीप्यमान होता है। इस देश के हर बड़े व्यक्तित्व को सम्मान करना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पंडित मदन मोहन मालवीय को और अटल जी को भारत रत्न देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आंबेडकर जी को इतना भुलाया गया, इतना प्रयास किया गया। उनके साथ जुड़े हुए हर स्थान को भारतीय जनता पार्टी की आगे की राज्य सरकारों ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने महिमा मंडन कर कर एक गौरवपूर्ण स्मृति स्थान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आंबेडकर जी की स्मृति में सिक्का निकाला, संसद के अंदर विशेष सत्र बुलाया और आंबेडकर जी के योगदान को हर गांव में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, कई बार चर्चा चलती है कि हम विचारधारा से भटके हैं क्या। मैं आपके अध्यक्ष के नाते आपको कहना चाहता हूं, 1950 में जो विचारधारा लेकर चले हैं उसी रास्ते पर हमारा सफर चालू है, उसी दिशा में हमारा सफर चालू। 2014 के चुनाव घोषणा पत्र के अंदर हमने राम जन्मभूमि के लिए एक वादा किया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उसमें कोई दुविधा नहीं। और मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो। हमने कहा है कि संवैधानिक रूप से राम मंदिर का निर्माण होगा, मगर कांग्रेस पार्टी अंदर रोड़ा अटकाने का एक भी मौका जाने नहीं देती। गुजरात में चुनाव का केस चलने को आया, किसी की ओर से अपीयर होकर कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि केस को 2019 के बाद चलाइए। कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आश्वस्त रहे, हम संवैधानिक रूप से राम जन्मभूमि बनाने के लिए कटिबद्ध थे और आज भी है। मित्रों, 5 साल नरेंद्र मोदी सरकार चली।
2014 के पहले 10 साल यूपीए की सरकार चली, पॉलिसी पैरालिसिस होता, घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, विकास नीचे जाता था, सम्मान देश का नीचे जाता था। हमने 5 साल कैसी सरकार चलाई है? हमने 5 साल सरकार चलाई है, निर्णायक सरकार चलाई है, पारदर्शी सरकार चलाई है, संवेदनशील सरकार चलाई है मित्रों, और लोकतंत्र के आधार पर सरकार चलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहले हम निकले थे, भारतीय जनता पार्टी का कैडर हमारे साथ था, साथी दलों की ताकत हमारे साथ थी। आज हम निकले हैं 22 करोड़ गरीब परिवारों का साथ, और आशीर्वाद भी हमारे साथ जुड़ा है मित्रों, आशीर्वाद भी हमारे साथ। पहले हम 2 करोड़ 40 लाख कार्यकर्ता थे, आज 9 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ताओं की ताकत के साथ हम निकले। पहले हम मोदी जी को देश की जनता मौका देना चाहती थी, आज मोदी जी ने करके दिखाया है, उसकी भी ताकत भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और कौन नेतृत्व कर रहा है, चुनाव का नेतृत्व कौन कर रहा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता मेरा और आपका भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करना का काम करेगा। सबसे परिश्रमी प्रधानमंत्री आज हमारा नेतृत्व कर रहा है, सबसे पारदर्शी प्रधानमंत्री आज हमारा नेतृत्व कर रहा है, सबसे विजनरी प्रधानमंत्री आज हमारा नेतृत्व कर रहा है, और गरीब और दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील प्रधानमंत्री आज हमारा नेतृत्व कर रहा है। और सबसे बड़ी बात मित्रों, अजय योद्धा हमारा नेतृत्व कर रहा है। मैं मोदी जी के साथ 1987 से काम करता हूं। 2 सीटें आने के बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव था, उस वक्त से लेकर आज तक 1987 से लेकर 2019 तक मोदी जी के नेतृत्व में एक भी पराजय नहीं आया है मित्रों, विजय ही विजय प्राप्त किया है। ऐसा एक विजयी नेतृत्व हमारा नेतृत्व कर रहा है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मोदी जी ने दुनिया के सामने, देश के सामने, देश के लोगों के सामने एक नए भारत की कल्पना करी। कैसा होगा नया भारत, किस प्रकार का होगा नया भारत? 2022 में जब 75 साल आजादी के समाप्त हो गए, भारत के लक्ष्य क्या हो सकते? मैं बहुत डिटेल बताना नहीं चाहता मित्रों। मोदी जी ने तय किया है, गंदगी से मुक्त भारत होगा, गरीबी से मुक्त भारत होगा, बीमारी से मुक्त भारत होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत होगा, आतंकवाद को समाप्त करने के वाला भारत होगा, जातिवाद को उखाड़ फेंकने वाला भारत होगा, तुष्टीकरण को निकाल बाहर करने वाला भारत होगा, और बेरोजगारी को समाप्त करने वाला, पूरे विश्व के अंदर अपने गौरव के साथ खड़ा रहे, ऐसे नए भारत का निर्माण करने का स्वप्न हमारे सामने है। मित्रों, नए भारत का निर्माण ये भारतीय जनता पार्टी का, हमारे नेता मोदी जी का मिशन नहीं है। ये नए भारत का निर्माण, ये नए भारत की कल्पना हजारों साल से ऋषियों मुनियों से लेकर आज तक अपनी विचारधारा के लिए अपना जीवन खपाने वाले कई करोड़ों कार्यकर्ताओं का स्वप्न का परिपाक है। इसी के लिए उन्होंने पार्टी के लिए अपना पल पल जीवन का, पल पल शरीर का कण कण दिया था, और उसी के लिए हम आठने सारों से काम करें। हारे, दबे, कुचले, 2 सीटें आई, समाप्त होने के कगार पर आए, मगर रुके नहीं, और अब रुकने का सवाल नहीं है। एक विजयी नेता हमारा नेतृत्व कर रहा है, उसके नेतृत्व में 2019 के अंदर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने का संकल्प लेकर हमें जाना है। और मित्रों, मैं आपको एक बार कहना चाहता हूं, एक बार 2019 की सरकार बना दीजिए, भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठने से कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी मैं कहना चाहता हूं, मित्रों, हम चुनाव के मैदान में जाना है। आपका जोश दिखाई पड़ रहा है, जोश जरूरी है,
जोश के बगैर युद्ध जीते नहीं जाते, मगर इसके साथ में होश भी जरूरी। पार्टी ने एक रणनीति बनाई है, एक मुहिम आयोजन, माइक्रो प्लानिंग किया है। इसके सर्कुलर आपको मिल गए हैं। इसके बारे में किस एरिया पर थ्रस्ट देना है, कल मैं आपको समापन की टिप्पणी के वक्त बताऊंगा। मगर मैं, आप प्रतिनिधि हो 11 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, आप सबको संबोधित करते हुए भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि आज से लेकर चुनाव के काउंटिंग तक हमारे लिए विराम को कोई स्थान नहीं है। हर क्षण भारतीय जनता पार्टी और मां भारती को समर्पित करनी है। और मैं आह्वान करना चाहता हूं देश की 125 करोड़ की जनता का भी, कि मोदी जी ने 5 साल के अंदर एक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करबद्ध निवेदन इस देश की जनता को करता है कि एक बार फिर मोदी जी पर भरोसा करिए, पूर्ण बहुमत की निर्णायक सरकार दीजिए। ये चाहते हैं मजबूत सरकार, मजबूर सरकार, हम चाहते हैं मजबूत सरकार। देश की जनता भी मजबूत सरकार चाहती है। मोदी जी के अलावे मजबूत सरकार कोई दे नहीं सकता। आप एक बार 2019 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। भारत के गौरव को विश्व में सर्वप्रथम स्थान पर स्थापित करने का काम, नए भारत का निर्माण का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे परिश्रम के साथ करेंगे। मित्रों बताओ, आज सब यहां से संकल्प लेकर हम जाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा भाई। दोनों हाथ उठाकर जोश के साथ बोले, जाएंगे, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे और गौरव गरीब के जीवन में उजियारा लाएंगे। तो पूर्ण बहुमत की सरकार का संकल्प लेकर दोनों हाथ उठाकर, मुट्ठी भींचकर मां भारती का जयकारा प्रचंड आवाज से करिए। बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। सभी प्रतिनिधि और सभा मंडप में सभी नेता एक बार खड़े होकर के लंबे गड़गड़ाहट ताली बजाते हुए संकल्प की यात्रा के लिए